Very good morning, student. Today is 36 2020, and we will discuss about the layout of pneumatic system. आज का जो क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. हम लोग इसका पिछला वाला एक महीने में जितना मैं वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया हूँ, वो सारा वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम रिलेटेड जो भी टॉपिक था हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. जैसे कि ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का लेआउट, ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, components of the oil hydraulic system like pump, directional control valve, pressure regulating valve, flow control valve, actuator, linear actuator, rotary actuator, meter in circuit, meter out circuit, synchronization circuit, sequence circuit, regenerative circuit, ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. तो तुम लोग देखोगे जो सिलेबस है इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर जेयूटी का जो 6 सेमेस्टर का जो इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का जैसा सिलेबस है, सिमिलर टू न्यूमेटिक सिस्टम का सेम सिलेबस है. बट हम लोग ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का जो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो हम लोग यूज करते हैं वो है हम लोग का फ्लूइड यूज होता है, और न्यूमेटिक सिस्टम में जो हम लोग यूज होता है, न्यूमेटिक सिस्टम में हम लोग कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं, प्रेशराइज्ड एयर को हम लोग यूज करते हैं. तो अभी हम लोग आ रहे हैं लेआउट ऑफ pneumatic system, layout of pneumatic system. ओके, सो ये हम लोग के सामने अभी जो सर्किट डायग्राम नहीं, हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन डायग्राम भी नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे ब्लॉक डायग्राम. हम लोग ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का भी जब लेआउट बनाए थे तो उस टाइम हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखे थे कि यहाँ पे एक टैंक है, वहां से फ्लूइड फिल्टर होके पंप के थ्रू से, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व के थ्रू से, डीसीवी के थ्रू से वो जाके एक्चुएटर में प्रवेश करता है, और एक्चुएटर से और एक कनेक्शन डायरेक्ट जाके वो टैंक में वापस आता है. तो यहाँ पे भी हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम के लिए एक ब्लॉक डायग्राम यूज किए हैं, जहाँ पे ये जो मेरा पार्ट है, जो मेरा पहला ब्लॉक डायग्राम का जो मेरा पहला पार्ट है वो है मेरा फिल्टर. इसको हम लोग एयर फिल्टर भी बोल सकते हैं, राइट. ये मेरा एयर फिल्टर. उसके बाद ये मेरा है कंप्रेशन, जो मेरा फ्लूइड को प्रेशराइज्ड फ्लूइड में, आई मीन फ्लूइड मतलब बेसिकली जो मेरा एयर को प्रेशराइज्ड एयर में कन्वर्ट करता है. तो इसके साथ एक मोटर कनेक्टेड रहता है, मोटर कपल होकर कनेक्टेड रहता है. ये इलेक्ट्रिक मोटर जब ऑन होता है तभी जाके ये कंप्रेसर ऑन होता है, और कंप्रेसर जब ऑन होता है तो कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर इस फ्लूइड को, यहां से जो फ्लूइड मेरा आ रहा है एयर फिल्टर के थ्रू से, जो मेरा फ्लूइड आ रहा है फिल्ट्रेट होके, वो मेरा कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, कंप्रेसर के अंदर एंट्री करता है, और वो प्रेशराइज्ड फ्लूइड में, प्रेशराइज्ड एयर में कन्वर्ट होता है. उसके बाद कंप्रेसर के बाद से वो एयर कूलर में जाता है. तो एयर कूलर का काम क्या होता है, बेसिकली जो कंप्रेस्ड एयर होता है, वो कंप्रेस्ड एयर का जो प्रेशर होता है वो तो हाई प्रेशर होता है, क्योंकि जो भी एयर मेरा कंप्रेसर के अंदर में एंट्री करता है, तो कंप्रेसर का इंटरनल मैकेनिज्म जो है, वो इंटरनल मैकेनिज्म कंप्रेसर के अंदर का जो फ्लूइड को, एयर को वो कंप्रेस करता है, प्रेशराइज करता है. इसका मतलब कंप्रेसर क्या करता है, फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर को इंक्रीज करता है. तो ये प्रेशर इंक्रीज करने के टाइम इस एयर के अंदर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है. तो ये टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है तो ये एयर टेम्परेचर और ये हाई प्रेशर एयर, एज इट इज हाई प्रेशर एयर तो है वो मेरा लगेगा, और हाई प्रेशर एयर और हाई टेम्परेचर एयर, वो अगर एयर कूलर को अगर मैं स्किप करता हूं, ठीक है, ध्यान देना, एयर कूलर को अगर मैं स्किप करता हूं और डायरेक्ट अगर ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एयर अगर एयर रिसीवर में आता है और वहां से डायरेक्ट एफआरएल एंड डीसीवी, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में अगर जाता है, तो ये क्या कर सकता है, ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का जो इंटरनल मैकेनिज्म है, या एफआरएल का जो इंटरनल मैकेनिज्म है, ये हाई टेम्परेचर एयर इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. क्योंकि कोई भी चीज का अगर तुम लोग ध्यान दोगे, अगर मान लो एक पाइप के अंदर में, मान लो पाइप, उस पाइप का हम लोग कितना टेम्परेचर में उसका पाइप का मटेरियल मेल्ट हो जाएगा, कितना टेम्परेचर में उसका पाइप का अंदर का मटेरियल मे बी टेंड्स टू मेल्ट, इस तरीके का होगा, वो तो हम लोगों को पता नहीं चलता है. तो इसलिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी हम लोग कंप्रेस्ड एयर को यूज करेंगे, वो कंप्रेस्ड एयर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को रिड्यूस करके, तो इसीलिए हम लोग एक एयर कूलर यूज करते हैं,
जो एयर कूलर क्या करता है, ये जो कंप्रेसर से कंप्रेस्ड और प्रेशराइज्ड एयर और हाई टेम्परेचर एयर आता है, ये एयर कूलर उसको रिसीव करता है और एयर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को वो रिड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस न्यूमेटिक सिस्टम. After reducing the temperature of the air, this air high pressurized air and the low temperature air is going to the air receiver. Air receiver का काम क्या है कि बेसिकली एक टैंक के जैसा यूज होता है, स्टोरेज टैंक. स्टोरेज टैंक इस तरीके से काम करता है, ठीक उसी तरीके से ये स्टोरेज टैंक के जैसा ही एयर रिसीवर यूज होता है. ये क्या करता है, जो हाई प्रेशर एयर और लो टेम्परेचर एयर एयर कूलर से वो रिसीव करता है, रिसीव करके अपने पास रखता है. अब आते हैं हम लोग एफआरएल यूनिट. ये यूनिट हम लोग ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज नहीं किए थे, बट न्यूमेटिक सिस्टम में हम लोग ये एफआरएल यूज करते हैं. व्हाट इज द एफआरएल स्टैंड्स फॉर? एफआरएल स्टैंड्स फॉर F for filter, R for what the stands for? R for regulator, and what stands for L for lubricator. थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग. F for filter, R for regulator and L for lubricator. तो ये जो मेरा तीन है FRL यूनिट, फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर, ये तीन चीज हम लोगों का न्यूमेटिक सिस्टम में यूज होता है. जहां पे हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या यूज करते थे, हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज करते थे प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, बट न्यूमेटिक सिस्टम में हम लोग क्या यूज करते हैं, एफआरएल यूनिट, फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर. उसके हम लोग क्या है, ये एफआरएल किस तरीके से काम करता है, मैं सारा चीज elaborate करूंगा एक एक करके. फिल्टर, कंप्रेसर, एयर कूलर. I am just giving some description about this block diagram. Okay, after that I will describe one by one very clear way. Now it's a DCV, directional control valve. You all know that what is the working principle of the directional control valve, because हम लोग hydraulic system में various types of directional control valve study किए थे. pull type, sorry poppet type, spool type, उसके बाद 4x2, 4x3, 3x2, 3x3, various type of directional control valve we have all seen in the hydraulic system. So here this directional control valve is used. जो मेरा एयर का जो न्यूमेटिक एयर जो है, आई मीन जो मेरा हाई टेम्परेचर जो एयर है उसका डायरेक्शन को चेंजेस करने के लिए हम लोग ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व यूज करते हैं. उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एक्चुएटर. ये एक्चुएटर का कॉन्सेप्ट तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया गया है. ये एक्चुएटर का काम क्या है, ये एक्चुएटर फ्लूइड को, आई मीन जो फ्लूइड मेरा मतलब ये यहाँ से आएगा तो वो फ्लूइड क्या करेगा, ये एक्चुएटर को या तो ऊपर की तरफ फेंकेगा या तो नीचे की तरफ नीचे की तरफ लेके जाएगा. तो ये पिस्टन का जो स्लाइडिंग मूवमेंट या आई मीन अप डाउन मूवमेंट जो हो रहा है, वो अप डाउन मूवमेंट ये न्यूमेटिक हाई प्रेशर एयर के वजह से हो रहा है. और ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये है मेरा मफलर. मफलर एक्चुअली हम लोग इसलिए मफलर को यूज करते हैं. ये मफलर मतलब पहनने वाला मफलर नहीं है. ये मफलर क्या है, हम लोग जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम का लेआउट को अगर थोड़ा सा आई मीन इमेजिन करोगे तो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो एक्चुएटर से जो फ्लूइड मेरा बाहर की तरफ आता है, राइट, वो फ्लूइड क्या होता है, डायरेक्ट मेरा हाइड्रोलिक टैंक में जाता है. बट एयर के लिए तो ऐसा कोई टैंक नहीं है ना. एयर के लिए ऐसा कोई टैंक नहीं है क्योंकि जो एयर हम लोग इस डायरेक्शन इस ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लोग यूज कर रहे हैं वो एयर है मेरा एटमॉस्फेरिक एयर. क्या एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर. तो एटमॉस्फेरिक एयर तो मेरा ऑल अराउंड सराउंडिंग्स में है, मेरा चारों साइड में, सब तुम्हारा चारों साइड में, इस पूरा अर्थ का जो वायुमंडल है वो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कोई जगह पे तो स्टोर नहीं कर सकते. तो इसीलिए जो फ्लूइड मेरा ये एक्चुएटर से निकलता है वो जाके मेरा मफलर में स्टोर होता है. ये मफलर बेसिकली एक्ट्स एज ए स्टोरेज टैंक. ये मफलर क्या करता है, इज एक्ट्स एज ए स्टोरेज टैंक ऑफ द एयर. ओके, तो ये मेरा मफलर क्या काम किया, मफलर बेसिकली एक एक्चुएटर से जो एग्जॉस्ट एयर मेरा निकलता है वो एयर को मेरा मफलर में जाके वो मेरा स्टोर होता है. बेसिकली यूज होता है एज ए स्टोरेज टैंक के हिसाब से. तो मैं अभी आता हूँ हर एक चीज को थोड़ा सा राइट डाउन कर दूंगा कि मेरा इसमें इसका क्या वजूद है, इस न्यूमेटिक सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा राइट डाउन कर दे रहा हूँ. तो पहला मेरा क्या है, एयर फिल्टर. एयर फिल्टर, एयर फिल्टर का काम क्या है, ये एयर फिल्टर का काम है कि मेरा जो एयर यहाँ पे एंट्री कर रहा है, राइट, जो एटमॉस्फेरिक एयर मेरा इस पोर्शन में एंट्री कर रहा है, तो ये एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर बहुत सारा इंप्यूरिटीज रह सकता है, बहुत सारा स्मॉल डस्ट रह सकता है,
स्मॉल पार्टिकल्स रह सकता है, फॉरेन पार्टिकल्स रह सकता है। तो ये सारा चीज अगर हम लोग फिल्टर को यूज नहीं करते तो ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर में जो मेरा एयर है वो एयर डायरेक्ट कंप्रेसर के अंदर एंट्री करता है। और अगर इस एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो मेरा फॉरेन पार्टिकल्स है, डस्ट है, स्मॉल पार्टिकल्स है, वो सब क्या करता है, कंप्रेसर का इंटरनल मैकेनिज्म में जाकर इंटरनल मैकेनिज्म को हार्म करने की कोशिश करता, हार्म होता। इसका मतलब है कंप्रेसर का जो इंटरनल मैकेनिज्म में इफेक्ट आता, इंटरनल मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ सकता था। और अगर कंप्रेसर में भी नहीं प्रॉब्लम होगा, बट बाकी जो मेरा सोफिस्टिकेटेड सर्किट है यहाँ पे, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, मफलर, सबसे जो इंपॉर्टेंट है एफआरएल एंड डीसीबी, ये जो मेरा सोफिस्टिकेटेड सर्किट है, ये दो सोफिस्टिकेटेड सर्किट में मेरा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक एयर फिल्टर यूज करते हैं, जो मेरा क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो इंप्यूरिटीज, जो पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स एंड ऑल ऑफ द डस्ट, ये जो सब चीज रहता है उसको एयर फिल्टर करता है वो एयर को, और फिल्टर करके जो प्योर एयर है, जो 98% और 99% जो मेरा प्योर एयर है, उस प्योर एयर को वो क्या करता है, कंप्रेसर में ट्रांसफर करता है। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर में मेरा ट्रांसफर करता है। तो एयर फिल्टर का काम क्या हुआ, एयर फिल्टर का काम है कि जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो मेरा एयर रहता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जो एयर को फिल्ट्रेट करने के लिए, इंप्योरिटीज से उसको दूर करने के लिए हम लोग ये एयर फिल्टर को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कंप्रेसर में। कंप्रेसर का काम क्या है, कंप्रेसर तुम लोग जानते ही हो, कंप्रेसर क्या करता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक मतलब 99% जो प्योर एटमॉस्फेरिक एयर जब कंप्रेसर के अंदर एंट्री करता है, कंप्रेसर क्या करता है, वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर का उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो मेरा एयर था, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मान लो 1 बार, बेसिकली 1.0 1.140 या 1.403 ऐसा कुछ बार का जो प्रेशर है, मतलब मे बी मैं अप्रोक्सीमेटली मान के चलता हूं, मेरा 1 बार का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो एयर है, उसका प्रेशर को कंप्रेसर में राइज होता है, मतलब इंक्रीज होता है, बढ़ता है। वो बढ़ जाने की वजह से वो एयर क्या होता है, वो एयर प्रेशराइज्ड एयर होता है। और उसके बाद ऑल्सो ये पाइपलाइन से, ये जो मेरा पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन से वो एंट्री करता है। तो पाइपलाइन के अंदर जब भी कोई फ्लूइड एंट्री करता है तो वो ऑलरेडी प्रेशराइज्ड हो जाता है, पाइपलाइन प्रेशराइज्ड हो जाता है। तो इसीलिए ये कंप्रेसर हम लोग यूज करते हैं ताकि फ्लूइड का, मतलब हम लोग जो भी न्यूमेटिक सिस्टम में जो भी हम लोग एयर यूज कर रहे हैं, वो एयर का प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम लोग ये कंप्रेसर को यूज करते हैं, राइट। अब हम लोग आ रहे हैं एयर कूलर में। एयर कूलर, so what is the concept of this air cooler? Actually during compression temperature of the air also increases। कंप्रेस जब हो रहा है एयर, तब क्या होता है, जैसे प्रेशर जैसे फ्लूइड का बढ़ता है, ठीक वैसे ही फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ जाता है। तो ये हाई प्रेशर फ्लूइड एंड हाई टेम्परेचर फ्लूइड, फ्लूइड मतलब मैं बेसिकली एयर को डिनोट कर रहा हूं। सो हाई प्रेशर एयर एंड हाई टेम्परेचर एयर अगर ये सोफिस्टिकेटेड सिस्टम में एंट्री करता है तो क्या होता है, ये सिस्टम को फिर से हार्म हो सकता है, क्योंकि हीट है, हीटेड एयर है। तो हीटेड एयर अगर कोई भी चीज के ऊपर लगता है तो सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है, तो सिस्टम में हार्म हो सकता है, करोड हो सकता है, आई मीन कोरोजन हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर को हम लोग एयर कूलर में भेजते हैं, ताकि ये जो हैजार्डस इफेक्ट हो सकता था हाई टेम्परेचर के लिए, जो इस सिस्टम में, इस न्यूमेटिक सिस्टम में जो हैजार्डस इफेक्ट हो सकता था, वो हैजार्डस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये एयर कूलर यूज करते हैं। ये एयर कूलर बेसिकली जो मेरा टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे एयर रिसीवर में। एयर रिसीवर, एयर रिसीवर का काम क्या है, बेसिकली एयर रिसीवर एक स्टोरेज टैंक के हिसाब से यूज होता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट एयर, क्योंकि हम लोग तो इस साइड में कोई टैंक तो यूज नहीं कर रहे, तो कंटीन्यूअस मेरा फ्लूइड इस एयर फिल्टर से एंट्री कर रहा है, राइट। कंप्रेसर में कंप्रेस्ड होता है, एयर कूलर में जाके टेंपरेचर रिड्यूस होता है, और कंटीन्यूअस फ्लूइड अगर डीसीबी एफआरएल के डीसीबी के एक्चुएटर में प्रवेश करता है। बट हम लोग अगर कंटीन्यूअसली इस तरीके से मेरा फ्लूइड अगर आएगा तो मेरा ये सिस्टम हमेशा मुझे वर्किंग करना पड़ेगा, तो मुझे कभी-कभी सिस्टम को बंद भी करना पड़ता है। ऑब्वियसली यू नो दैट मशीन इज
always not can it's not able to working 24 into 7 into 360 days 364 days राइट। इस तरीके से वो कभी वर्किंग नहीं कर सकता है, तो मशीन में प्रॉब्लम हो सकता है मशीन का, क्योंकि बहुत सारा सिस्टम में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यहाँ पे है फॉर यूनिट में, बहुत सारा सर्किट डायग्राम सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो सब सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो सब चीज को हम लोग कंटीन्यूअसली इस न्यूमेटिक सिस्टम को रन नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोग एक एयर रिसीवर को यूज करता है जो बेसिकली एक स्टोरेज टैंक के हिसाब से काम करता है। तो स्टोरेज टैंक के हिसाब से जब काम करता है, जो ये फ्लूइड अंदर में एंट्री करता है वो एयर कूलर में हाई प्रेशर एयर और लो टेम्परेचर एयर होके वो डायरेक्ट एयर रिसीवर में स्टोर होता है। इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज टैंक इन द न्यूमेटिक सिस्टम। अब हम लोग आएंगे जो मेरा मेन इंपॉर्टेंट चीज है एफआरएल यूनिट। एफआरएल यूनिट, एफ फॉर फिल्टर, again I am showing R for regulator and L for lubricator okay। so filter का काम क्या है? फिल्टर का काम है, देखो मैंने एयर फिल्टर तो यहाँ पे पहले यूज किया था, तो फ्लूइड मेरा ऑलरेडी 99% मेरा एकदम प्योर हो गया है, बट वो जो बाकी भी एक्चुअली क्या होता है ना, जो एयर होता है उस एयर में बहुत तरीके का बहुत स्मॉल डायमीटर का भी पार्टिकल्स रहता है। तो कभी-कभी क्या होता है कि ये जो एयर फिल्टर वेरी स्मॉल डायमीटर, मान के चलो 1 into 10 to the power minus 20 नैनोमीटर, राइट, नैनोमीटर 1 into 10 to the power minus 20 नैनोमीटर, इस डायमीटर का जो पार्टिकल है या इससे भी छोटा डायमीटर का जो पार्टिकल है वो सब तो एयर फिल्टर में रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये एयर फिल्टर बेसिकली लार्ज डायमीटर का इंप्यूरिटीज को रोकने के लिए काम आता है। तो ये सब जो स्मॉल डायमीटर का जो मेरा पार्टिकल है, ये स्मॉल डायमीटर का पार्टिकल मेरा ये फिल्टर एफआरएल यूनिट का जो फिल्टर सेक्शन है, इस फिल्टर सेक्शन में जाके क्या होता है, वो बेसिकली फिल्ट्रेट हो जाता है और बहुत अच्छी तरीके से वो फिल्ट्रेट होता है। ये चीज को अगर हम लोग फिल्ट्रेट कर देंगे तो एकदम 99.99% फिल्ट्रेट एंड प्यूरिफाइड एयर को हम लोग ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व एंड एक्चुएटर में हम लोग प्रवेश करवा सकते हैं। तो ये फिल्टर का काम है, जो भी मेरा बचा हुआ चीज अगर इंप्यूरिटीज अगर एयर में रह जाता है तो इंप्यूरिटीज को मेरा निकालने के लिए और एयर को एकदम फुल प्रूफ प्योर करने के लिए हम लोग ये फिल्टर को यूज करते हैं। रेगुलेटर क्या है? रेगुलेटर का काम है कि ये बेसिकली कंट्रोल करता है प्रेशर, कंप्रेस्ड एयर का जो प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। ये आर क्या करता है, बेसिकली जितना मेरा रिक्वायर्ड सिस्टम में, सिस्टम का जो रिक्वायर्ड मेरा प्रेशर है वो सिस्टम का रिक्वायर्ड प्रेशर को मेंटेन करते हुए फ्लूइड का प्रेशर को, जो एयर का जो प्रेशर है, कंप्रेस्ड एयर प्रेशराइज्ड एयर का जो प्रेशर है वो प्रेशर को कंट्रोल करता है, या तो रेगुलेट करता है, या तो मेंटेन करता है, रिड्यूस करता है, या तो इंक्रीज करता है। इसका मतलब फुल्ली जो मेरा प्रेशराइज्ड एयर है वो प्रेशराइज्ड एयर का जो प्रेशर को रेगुलेट करके, कंट्रोल करके, मेंटेन करके अकॉर्डिंग टू द सिस्टम का जो रिक्वायर्ड मेरा प्रेशर है उस रिक्वायर्ड प्रेशर में फ्लूइड को आई मीन एयर को डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में या तो एक्चुएटर में मेरा वो प्रवेश करवाने आई मीन भेजता है। तो ये रेगुलेटर इट एक्ट्स एज अ बेसिकली रेगुलेट एंड कंट्रोल द प्रेशर ऑफ compressed air and air going into the actuator according to the required system pressure. Now I am coming from lubricator. What is the meaning of lubricator? Lubricator का काम क्या है? Basically ये जो मेरा एयर जो आता है फिल्टर से ये बेसिकली ड्राई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक फिल्टर यूज होता है, यहाँ पे भी एक फिल्टर यूज होता है। तो ये दो फिल्टर के थ्रू से जब फ्लूइड एंट्री करके पास करके आई मीन न्यूमेटिक सिस्टम में आने की कोशिश करता है तो वो फिल्टर बेसिकली ड्राई होता है, राइट। तो ये ड्राई एयर बेसिकली मतलब जब अगर डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व और एक्चुएटर में अगर एंट्री करता है तो ड्राई एयर के साथ एक्चुएटर का जो कंपोनेंट है और डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का जो कंपोनेंट है उसके साथ बहुत हेवी फ्रिक्शन होता है। हेवी फ्रिक्शन मतलब ये जो घर्षण होता है, हेवी फ्रिक्शन होता है, ये हेवी फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के अंदर। और प्रॉब्लम जब होगा और मॉइस्चर मतलब बेसिकली तो ड्राई एयर हो गया है, जब ड्राई एयर हो रहा है तो मॉइस्चर कंटेंट तो एकदम खत्म, मतलब बेसिकली कोरोजन का प्रॉब्लम, फ्रिक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। वो चांसेस को घटाने के लिए हम लोग एक लुब्रिकेटर यूज करते हैं। ये लुब्रिकेटर क्या करता है,
ये डिफ्यूज करता है एटोमाइज्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल को एयर के अंदर। मतलब ये बेसिकली वन टाइप ऑफ स्प्रेइंग कंपोनेंट है। जब भी मेरा एयर इस लुब्रिकेटर के अंदर से पास करता है तो ये लुब्रिकेटर क्या करता है, ऑयल को लेकर, मतलब जो स्मॉल पार्टिकल्स, ऑयल का स्मॉल पार्टिकल्स को स्प्रे करता है एयर के अंदर, जिसकी वजह से ये एयर जो मेरा ड्राई एयर था वो ड्राई एयर इसमें कन्वर्ट होता है, वो ड्राई एयर कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा सा हल्का उसके अंदर वो ड्राइनेस जो है फ्लूइड एयर का, वो ड्राइनेस थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये फ्लूइड अगर डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में जाता है तो ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के अंदर काम करने के टाइम पे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के अंदर जो जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स को भी लुब्रिकेट कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग ये लुब्रिकेटर यूज करते हैं, ताकि ये लुब्रिकेटर फ्लूइड को स्प्रे करता है सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑयल पार्टिकल्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल पार्टिकल्स को एयर के अंदर क्या करता है, स्प्रे कर देता है, डिफ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से जो एयर है उसका ड्राइनेस थोड़ा घट जाता है। और वो एयर जब डीसीबी में जाता है या एक्चुएटर में जाता है तो वो डीसीबी और एक्चुएटर का जो कंपोनेंट्स है उसके साथ वो लुब्रिकेटिंग का भी काम करता है। तो ये मेरा बेसिकली एफआरएल का वर्किंग प्रिंसिपल हुआ। अब मैं आता हूं डीसीबी। डीसीबी में तुम लोग जानते ही हो, एक कंडीशन होता है मेरा न्यूट्रल कंडीशन, एक कंडीशन होता है ऑन कंडीशन, एक कंडीशन ऑफ कंडीशन होता है। अब उसमें हम लोग डीसीबी कैसा यूज करेंगे, पुश टाइप, पुल टाइप, लीवर ऑपरेटेड, सोलेनॉइड ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, ये वेरियस टाइप ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वाला हम लोग यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द प्लांट रिक्वायरमेंट, वो कौन सा टाइप ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व यूज करेगा। और उसके बाद जो मेरा फ्लूइड यहां से जाता है वो फ्लूइड जाके डायरेक्ट एक्चुएटर में प्रवेश करता है। अगर फ्लूइड यहां से मेरा एक्चुएटर में प्रवेश करेगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, राइट, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो यहाँ का फ्लूइड यहाँ से जाके डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होके वो मफलर में प्रवेश करेगा। और डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व फ्लूइड अगर यहाँ से एंट्री करता है यहाँ पे तो वो फ्लूइड डायरेक्ट यहाँ से जाता है, जाके डायरेक्ट वो मफलर में एंट्री कर जाता है। तो इस तरीके से ये न्यूमेटिक सिस्टम मेरा काम करता है। और मफलर का काम क्या है, बेसिकली इट एग्जॉस्ट द एयर फ्रॉम एक्चुएटर टू द सराउंडिंग। मतलब ये एयर जो है, ये एयर एक्चुएटर से जो एयर मेरे बाहर आता है वो बाहर एयर, वो एयर आके मफलर में स्टोर होता है और मफलर से वो जाके बाहर का जो सराउंडिंग्स है वो सराउंडिंग्स में वो फैल जाता है। तो इस तरीके से मेरा न्यूमेटिक सिस्टम बेसिकली वर्क करता है। ये मेरा लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम है, जहां पे मेरा एयर फिल्टर, कंप्रेसर, एयर कूलर, एयर रिसीवर, एफआरएल यूनिट, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, एक्चुएटर एंड मेरा मफलर यूज होता है। ठीक है, तो एफआरएल यूनिट का फुल फॉर्म क्या है, ए फॉर फिल्टर, आर फॉर रेगुलेटर एंड एन फॉर लुब्रिकेटर, राइट। सो आई थिंक ऑल जो भी यहाँ पे समझाया गया है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। So now I am concluding my class. If you have any doubt in this video lecture, so kindly ask your doubt on 30th June Zoom class. Okay. So now I am concluding my class. So thank you for attending my class and have a nice day. Stay home and stay safe. Thank you.